आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया फ्रेटर्निटी का शुक्रिया करता हूँ कि आप यहाँ आके हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज करने के लिए यहाँ आए। तो आज हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम मौजूद हैं। मैं अहमद क़ादरी, प्रेसिडेंट समूह लद्दाख, और ये सादिक अली, वाइस प्रेसिडेंट समूह लद्दाख। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये रहा कि आपको जैसे बखूबी मालूम है कि जैसे कि आप कुछ दिन पहले जब MHA और KD एपेक्स के बीच में जो मीटिंग हुआ, इसमें एक पॉइंट ये हमें मिला कि हमारा जो लद्दाख रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो हमारी डिमांड थी, 4 एजेंडे में से जो डिमांड थी वो तश्कील देने की बात हुई। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर और KD और एपेक्स बॉडी का और करगिल लद्दाख की पूरी आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि अनएम्प्लॉयड यूथ जो बड़ी बेसब्री से इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, आज उसको पूरी होने को दिख रही है। इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। अब देखते हैं कि कब ये लद्दाख रिक्रूटमेंट बोर्ड एक शक्ल लेके हमारे जो 4 सालों से रुका हुआ, जो कुछ रिक्रूटमेंट प्रोसेस रुका हुआ है, इसको आगे तश्कील देती है। बाकी आप जानते हैं कि हमारी KD और एपेक्स के जो एजेंडे में, 4 एजेंडे में, एक हमारा 2 मुद्दे जो एजेंडे थे, जैसे कि हमारा 6 शेड्यूल स्टेटहुड, जिससे हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें नाराजगी देखने को मिली। इसमें हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसकी वजह से आज हमारे सोनम वांगचुक जी 21 दिन के हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। तो सोनम वांगचुक का इसके लिए हम हमने शुक्रिया अदा करते हैं तमाम लद्दाख स्टूडेंट यूनियन की तरफ से, करगिल की आवाम की तरफ से, कि आपने अपना लद्दाख के मुस्तकबिल का सोच के आज आप इस तरह इस स्टेप लिए हैं। तो हम भी स्मोक लद्दाख भी तमाम आपका एक जही का ऐलान करते हैं, आपके साथ सपोर्ट हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम चंद दिनों में स्मोक की भी इस प्रोटेस्ट में सपोर्ट करने के लिए, इस हंगर स्ट्राइक में सपोर्ट के लिए हम ले चलेंगे। बाकी हमारे कुछ मसले हैं जो लद्दाख रिक्रूटमेंट बोर्ड को लेके, डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड को लेके, जो हमारे सादिक अली साहब बताएंगे। जी, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, कुछ महीनों पहले एक DSRB का रिक्रूटमेंट हुआ था। तो उसमें से बाकी जो रिक्रूटमेंट्स का जो जिन लोगों ने ज्वाइन भी किया है, तो इसमें क्लास 4 की जो पोस्ट का इशू है वो काफ़ी टाइम हो रहा है, अभी भी उनको ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं मिला है उनको। तो उसका एक बहुत बड़ा इशू है, और हम चाहेंगे कि इनको 2-3 दिन में इनका ऑर्डर निकाल के इनको ज्वाइनिंग करवाए। और हमारा दूसरा इशू था जो कि रिसेंटली हमारा CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ, और उसमें हमारा एक UT एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस CBSE बोर्ड का जो एग्ज़ाम का टाइमिंग है वो थोड़ा उस एडमिनिस्ट्रेशन को लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इस साल काफ़ी एग्ज़ाम के टाइम पे बर्फ़ पड़ा था और हमारा दूर दराज के बच्चों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन सारे लोगों ने मुश्किल होने के बावजूद भी वहाँ पे जाके अपना एग्ज़ाम कंडक्ट किया, उसमें पार्टिसिपेट की। और उसके साथ ही साथ अभी हम देख रहे हैं, तो जिस तरह से JK बोर्ड का एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें भी इसी तरह से, जिस तरह से इस साल आप लोगों ने CBSE का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, हम चाहेंगे कि JK बोर्ड का एग्ज़ाम भी इसी तरह से कंडक्ट हो। उसमें CCTV कैमरे आप लगाए जाएं, और सिक्योरिटी का ठीक ठाक वहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड करें। और जिस तरह से इस साल जो इनका CBSE का एग्ज़ाम हुआ, उसमें हमें यही देखने को मिला कि हमें जो एक हमारे यहाँ पे एक सिस्टम रहता है, नकल का या चीटिंग का एक सिस्टम रहता है, वो बिल्कुल ख़त्म हुआ था। तो हम चाहेंगे कि JK बोर्ड के एग्ज़ाम भी इसी तरह से कि आप कंडक्ट करें और स्ट्रिक्टली कंडक्ट करें। कोई भी ये जो चीटिंग का जो इशू होता है वो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। हमारा एक दूसरा चीज़ ये था, और एक चीज़ हमारा ये था जो कि कुछ दिनों बाद हमारा स्कूलें जो है खुलने वाले हैं, सारे स्कूल विंटर वेकेशन ख़त्म होने के बाद खुल जाएंगे। तो उसमें हम यही चाहेंगे, अभी जो CBSE के एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तो ऑब्वियसली सारे बच्चों को जो है छुट्टी होगा। तो हम चाहेंगे कि आप स्कूल में बच्चों को टेंटेटिव एडमिशन देकर क्लासेस कंटिन्यूअसली चलाते रखें, ताकि उन बच्चों का जो है मेन जो टाइम में इनका जो टाइम वेस्ट ना हो, ताकि एग्ज़ाम देने के बाद वो लोग छुट्टी हो जाएंगे। छुट्टी होने के बाद उनका मेन जो सीज़न का टाइम है वो उनका बेकार चला जाएगा। तो हम चाहेंगे कि आप जो एडमिशन देंगे उसमें आप टेंटेटिव एडमिशन देके, या उन्हीं बच्चों को टेंटेटिव आप क्लासेस उनको लिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में उन बच्चों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और एक इशू हमारा जो रिसेंटली एक DSSRB का एक इशू निकल गया, पोस्ट निकल गया था, नोटिफिकेशन आया था। उसमें आपका जो है एक +2 से अबो जो आपका ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है, उसमें हमें बहुत कम पोस्टें देखने को मिला। क्योंकि आप एक तरह से आप कहते हैं कि आप क्लास 4 में आप 12th के बाद जो आप ग्रेजुएट बच्चों को आप नहीं भर सकते, तो नहीं भर सकते हैं, तो आपको उसके हिसाब से आपको आगे जो ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है वो भी बराबर करके
आपको साथ में निकलवाना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती इसमें जो है खाली क्लास 4 का पोस्टें कुछ ज़्यादा है, बाकी जो पोस्टें हैं लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि हमें सुनने को भी मिल रहा है बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में अभी वैकेंट पोस्टें हैं। तो ये चीज़ें जो है अभी रिक्वेस्ट करेंगे हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा आप नज़रसानी करें। और साथ ही साथ जो एक चीज़ था, काफ़ी बच्चों का एक स्कॉलरशिप का थोड़ा इशू था, उस पर भी हम रिक्वेस्ट करेंगे ऑनरेबल सीसी साहब को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, इनके ऊपर भी थोड़ा आप इस इशू को भी टैकल करें और इस पर भी थोड़ा नज़र लगाने की ज़रूरत है। सर जिस तरह से क्लास 4 का जो जिक्र किया, जो सिलेक्शन होने की बात, को अभी तक ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं दिया, बिल्कुल। क्या उस इशू में आपने कंसर्न से बात किया कभी डिपार्टमेंट या डीसी? जी कंसर्न से बात तो किया था, लेकिन कंसर्न हमें नहीं लग रहा है कि जितना उनको जल्दी करके इनको ऑर्डर देके इनको ज्वाइनिंग करके लेटर इनको ज्वाइनिंग करवाना चाहिए था, क्योंकि ये एक टाइम वेस्ट हो रहा है। आज एक नोटिस निकलता है, फिर काफी टाइम बाद दूसरा नोटिस निकलता है, फिर काफी टाइम बाद कुछ और इशू हो जाते हैं। तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सीरियसली लेके एक प्योरिटी बेस पे इस काम को करने की जरूरत है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा इस चीज को करके, क्योंकि अभी हम खुद जब डिपार्टमेंट से कुछ काम करने के लिए जाते हैं तो हमें देखने को मिलते हैं कि वहाँ पे क्लर्क जो है क्लास 4 पे काम कर रहे होते हैं। तो ये बहुत जरूरत है, वहाँ पर भी डिपार्टमेंट में भी जरूरत है, क्योंकि प्योरिटी बेस पे थोड़ा हम रिक्वेस्ट करेंगे, प्योरिटी बेस पे थोड़ा जल्दी इन चीजों को करवाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह स्टूडेंट से रिलेटेड आप लोग रहते हो, तो इस साल विंटर में 10th और 12th क्लास को स्कूल पे जो इन्होंने हॉस्टल के हिसाब से रखा था, फैसिलिटीज देखे, कभी आप लोगों ने कभी टूर मार के देखा कि वहाँ पे उनको क्या फैसिलिटीज वेलकम? जी बिल्कुल हमने टूर मारा, हमने कुछ स्कूलों पे टूर मारा, और हमारे मेंबर्स जो हर गांव में हर ब्लॉक में हमारे स्टूडेंट यूनियन के मेंबर्स है, उन्होंने भी अपने अपने गांव में जाके हमने एक कांटेक्ट करके उनको भी वहाँ पे हमने भेजा है देखने के लिए। तो ओवरऑल हम देखा जाए तो अच्छा खासा वहाँ पे जो है सिस्टम किया था गवर्नमेंट की तरफ से। हम इसका एलजी साहब से और कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन का भी हम आहिस्ता दिल शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में इसी तरह से ये जो सिस्टम है चलते रहना चाहिए। क्योंकि इस साल अगर सीबीएसई का एग्जाम खत्म हो जाएंगे, फिर अगले साल भी इस तरह से जो हॉस्टल का फैसिलिटी है, ये चीजें यहाँ पे होना चाहिए। इससे काफी बच्चों के अंदर भी इम्प्रूवमेंट आया हुआ है, हमने खुद देखा है। और साथ ही साथ स्कूलों का भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लाइन में भी काफी इसी के मतलब उसमें डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि और इसके थ्रू हम रिक्वेस्ट भी ऑनरेबल एलजी साहब से करेंगे और कमिश्नर सेक्रेटरी से, हर हायर सेकेंडरीज के ऊपर एक हॉस्टल, पर्टिकुलर उस स्कूल के लिए एक हॉस्टल होना चाहिए। ये अगर आप हो सकते हैं तो इसके ऊपर भी आप नजरसानी करें। और एक इश्यू है पेरेंट्स का, जिस तरह प्राइवेट स्कूल में जो पेरेंट्स है, प्राइवेट स्कूल की जहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ कुछ पेरेंट्स का शिकायत रहता है कि स्कूल उनसे विंटर फीस बोल के बराबर फीस उनसे लिया जाता है, लेकिन बच्चों को विंटर ट्यूशन की फीस लेता है लेकिन विंटर ट्यूशन नहीं पढ़ाता है। बिल्कुल इन चीजों के ऊपर हमने काफी, इससे पहले भी हमारा एक बार डिस्कशन हुआ था बाकी प्राइवेट टीचर्स के साथ। तो इसमें काफी जो नहीं पढ़ाने वाले चीज तो हमें उतना देखने को नहीं मिला, लेकिन बेशक पेरेंट्स का शिकायत रहता है। हमने भी उन चीजों को हमने नोटिस में लाया। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इन चीजों के ऊपर भी हम जरूर इसके ऊपर जो है देखेंगे, इसके ऊपर हम उसको मॉनिटर करवाएंगे कहाँ से क्या किस तरह की ये चीजें हो रहे हैं बेशक। लेकिन एक चीज मैं ये भी कहूंगा, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स पे हमारे जो टीचर्स अभी जो प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर जाते हैं, उनको जो वेजेस होते हैं, उनका जो सैलरी होता है वो लिमिटेड होते हैं। हम कहेंगे कि जिसका उनका जितना वो लोग सर्विस देते हैं उसके हिसाब से उनको भी उनका जो सैलरी होता है वो भी उनके हिसाब से उनको मिलना चाहिए, लेकिन वो चीजें नहीं मिल रहा है। इसके ऊपर भी हम आगे आने वाले दिनों में हम अथॉरिटीज के साथ भी बात कर रहे हैं किस तरह से इनके ऊपर ये करवा के इन चीजों को सॉर्ट आउट कर सकें। मैं इस पॉइंट में कट करूंगा। हमने काफी स्कूलों में देखा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि विंटर्स में जो होता है वो 2 महीने का जो फीस होता है वो जो लेते तो हैं बच्चों से 3 महीना 2 महीना जो बच्चे से फीस तो देते हैं, लेकिन जब टीचर्स की वेज की बात करते हैं, जो प्राइवेट टीचर पढ़ाते हैं उनको पे हाफ ही मिलता है, उनको पढ़ाने का हाफ फुल नहीं मिलता है। तो और ऐसा करना है तो आप मे भी स्टूडेंट से भी हाफ ले सकते हैं, अगर आपको लेना ही है तो स्टूडेंट्स हो हाफ करें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डीसी साहब से कि इस मुद्दे, क्योंकि ये आगे जो आउट ऑफ स्टेट जाएंगे, लद्दाख बिहार जाएं, क्या आपको ये जायज लग रहा है कि जबकि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते नहीं है, अंडर में पूरा स्कूल क्लोज होता है दिसंबर से मार्च तक 3 महीना, तो उसमें उन बच्चों से ट्यूशन फीस के नाम से फीस लिया जाता है हर किसी से, चाहे नर्सरी से लेके 12th तक के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में, तो क्या उनको जायज है? समहाउ अगर हम ऐसे पेरेंट नजर देखते हैं तो ये समहाउ थोड़ा गलत लगता है, क्योंकि बिना पढ़ाए इसको इस तरह फीस देना हमें अच्छा नहीं लगता है। मगर फिर भी हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से इसमें आसानी करें, इसमें देखें क्या है क्या गलत है क्या चीज़ है।
बाकी हम ज़्यादा इसमें कमेंट नहीं कर सकते। क्योंकि इसके ऊपर हम भी मॉनिटर करेंगे अभी आने वाले दिनों में, क्योंकि हमने भी काफ़ी लोगों से बात किया है, तो काफ़ी आपके इशू जेन्युइन है, क्योंकि हमें काफ़ी लोगों से इशू सुनने को मिला। तो आने वाले दिनों में हम अथॉरिटीज़ के साथ भी बात करेंगे, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में, उन सबसे बात करके देखेंगे क्या होता है इसकी। जरूर नजर। थैंक यू।